विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एसएस क्लासेज हनुमानगढ़ के यूट्यूब पेज एसएससी टेस्ट पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज अपने साइकोलॉजी के 60% की जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है वो तैयार करके लेके आए हैं, जो अपने रीट का जो पेपर है उसके अंदर और पीटीआई के पेपर के अंदर अपने लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। तो अभी तक जिन्होंने इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अपने आज के पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गिलफोर्ड ने बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मतलब इसमें पूछा है कि गिलफोर्ड के द्वारा जो बुद्धि का सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत दिया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। बुद्धि संरचना का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। उसके बाद में अपने आज का दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। मतलब बुद्धि का जो बहुखंड सिद्धांत है, बहुखंड बुद्धि सिद्धांत है वो किसने दिया है। तो ये क्वेश्चन पीछे भी जो अभी पीटीआई का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर आ चुका है और फिर से आने की संभावना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक के द्वारा जो है वो बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत दिया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3 है आज का। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, वह वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। बुद्धि लब्धि पूछी गई है कि जो उसकी जो मानसिक आयु है वो 12 वर्ष है और वास्तविक आयु उसकी 10 वर्ष है। तो उसकी मतलब बुद्धि लब्धि पूछा है, बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो उसका जो है सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका अपने सही उत्तर है। एक 120 जो है वो उसकी बुद्धि लब्धि होगी किसकी, जिस बालक की मतलब मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर होता है। मतलब इसमें पूछा है कि सामान्य जो बालक होता है उसका बुद्धि लब्धि स्तर कितना होता है। सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर पूछा गया है। इसमें जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन से 91 से 110 जो है वो सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर होता है और ये क्वेश्चन रीट के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं। मतलब जो 0 से 25 का बुद्धि लब्धि स्तर होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसका जो आपको पता है, आपने बुद्धि का टॉपिक पढ़ रखा है कि मतलब इसको अपने जितने भागों में बांटते हैं उनका ऑप्शन में दिया हुआ है, आपको सही ऑप्शन का बताना है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। जड़ बालक जो है वो 0 से 25 के बुद्धि लब्धि स्तर के अंदर आते हैं और ये क्वेश्चन पीटीआई सेकंड ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अपने अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, गिलफोर्ड की बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। गिलफोर्ड का एक प्रश्न आपको पहले भी बता दिया। उसके बाद में दूसरा प्रश्न ये आ चुका है, बुद्धि संबंधी सिद्धांत कौन सा है। गिलफोर्ड का बुद्धि से संबंधित सिद्धांत कौन सा है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन से त्रिआयामी सिद्धांत जो है गिलफोर्ड का वो बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से विकलांग निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है। मतलब जो मेंटली लेवल पे विकलांग होता है वो कौन से संबंधित नहीं है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन से
असामाजिक कार्य, असामाजिक कार्य के लिए जो है वो मानसिक रूप से विकलांग जो है वो संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मतलब जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत था, द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया या द्विकारक जो सिद्धांत है वो किसने दिया। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, स्पीरमैन के द्वारा जो है वो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया गया, और बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद में अगला प्रश्न है, बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है। बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन द, उपरोक्त सभी केंद्रीय चिंतन से बुद्धिमत्ता का संबंध है, बहुआयामी चिंतन से बुद्धि संबंधित है, सृजनात्मकता से भी बुद्धिमत्ता का संबंध है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। उसके बाद में अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक का संबंध होता है। विशिष्ट बालक का संबंध बताना है कि किससे होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है, विशिष्ट बालक का संबंध जो है वो बुद्धि से है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर अपने मूर्ख बालक, विशिष्ट बालक, सामान्य बालक ये अपने बुद्धि के अंदर पड़े हैं। तो ये अपने जो है वो विशिष्ट बालक का संबंध किससे हो जाएगा, बुद्धि से हो जाएगा। रीट और पीटीआई दोनों के लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के अगले क्वेश्चन पर अपने चर्चा करते हैं। एक शिक्षिका, मतलब एक जो अध्यापिका है वह अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह किससे प्रभावित है। मतलब कौन सी चीज़ से प्रभावित है जो एक टीचर है वो अपने शिक्षार्थियों, मतलब अपने विद्यार्थियों के लिए अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण, मतलब अलग अलग विधियों के द्वारा जो कार्यों का उपयोग करती है। तो वह किस चीज़ से प्रभावित है, कौन से सिद्धांत से। मतलब इसके अंदर सिद्धांत पूछा है कि ये कौन से सिद्धांत से प्रभावित है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन ब है, कौल वर्ग के नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उससे संबंधित है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया। तो कोहल वर्ग के द्वारा जो है वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया। और बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो गार्डनर के द्वारा दिया गया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो पियाजे के द्वारा दिया गया। वाइगोत्स्की का पूछे तो वाइगोत्स्की का है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है वो वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भावात्मक बुद्धि का प्रमुख प्रसंग है। भावात्मक बुद्धि का प्रमुख प्रसंग है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन ब है, उपरोक्त सभी। भावात्मक बुद्धि अपने स्वयं की भावनाओं को जानने से भी संबंधित है, अपने भावों को व्यवस्थित करने से भी संबंधित है, दूसरे की भावनाओं को पहचानने से भी संबंधित है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मतलब जिस विद्यार्थी को इस भाग का पीडीएफ चाहिए वो इस टेलीग्राम लिंक के ऊपर आकर इसको ज्वाइन करने के बाद में पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकता है। और अभी तक जिन्होंने हमारे इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा ... है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को बढ़ाता है। मतलब इसमें बताना है कि ये जो है बुद्धि लब्धांक है, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों के वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को
रिक्त स्थान करता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को रिक्त स्थान करना है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन ब, जो विद्यार्थियों का वर्गीकरण है उनकी स्वयं की जो गरिमा है उसको क्या करता है, बढ़ाता है, और उसके अलावा जो उनका निष्पादन है उसको भी क्या करता है, बढ़ाता है। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन रीट वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब की बार जो है वो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आपकी परीक्षा ली जा रही है। तो क्वेश्चन इतना घुमा फिरा के देगा आपको, फिर भी घबराना नहीं है, क्योंकि एसएस क्लासेस जो है वो आपके लिए बहुत प्रयास कर रहा है कि आपको परीक्षा के अंदर कोई भी समस्या ना आए। उसके बाद में अगला प्रश्न है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी होती है? इसका आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शल्य चिकित्सक जो है वो अंतिम अवस्था हो सकती है किसकी, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था जो है वो शल्य चिकित्सक के रूप में हो सकती है। पीटीआई के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनका संबंध जो है वो शारीरिक एक्टिविटी के साथ होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतःवैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है, मतलब जो अंतःवैयक्तिक है वो किस तरह की बुद्धि से संबंधित है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी सही है। इसमें क्या है कि विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, ठीक है, विभिन्न व्यक्तियों मतलब अपने खुद को ना समझ के दूसरे की भावनाओं को समझना जो है वो अंतःवैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 125 है वह किस वर्ग में आएगा? इसमें ग्रुप पूछा है कि वह कौन से ग्रुप के अंदर आएगा जिसकी बुद्धि लब्धि 125 है। तो आपको कक्षा के अंदर बताया जा चुका है कि इतने से इतनी बुद्धि का बालक इस तरीके में आएगा, और अभी पीछे अपने एक क्वेश्चन लेके आए थे उसमें 91 से 110 का जो बालक है वो सामान्य बुद्धि के अंदर आता है। तो इसका जो है अपने 125 पूछ रहा है, तो 125 का 110 तक तो वो सामान्य हो गया, तो सामान्य तो होगा नहीं। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन बी सही है, उच्च प्रखर, मतलब जो सामान्य से भी अधिक बुद्धि लब्धि है जिसकी, वह बालक उच्च प्रखर के अंदर इस ग्रुप के अंदर आएगा। ये प्रश्न जो लेवल 2 है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, बुद्धि के क्रियात्मक परीक्षण उपयोगी है, मतलब बुद्धि का जो क्रियात्मक परीक्षण है वो किसके लिए उपयोगी है? अकेले बालकों के लिए नहीं है, ठीक है, गूंगे व बहरों के लिए भी है, और निरक्षरों के लिए, मतलब अब जैसे अपने कक्षा के अंदर आप जब स्कूल में जाओगे तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, तो आपके लिए भी है। और निरक्षर मतलब जो किसी भी तरह का मतलब कोई भी सिस्टम नहीं जानते हैं, उनको किसी भी प्रकार की वर्णमाला या अक्षर का ज्ञान नहीं है, तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन द है, सभी के लिए जो है वो बुद्धि का क्रियात्मक परीक्षण उपयोगी है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, एक बालक जिसकी दृश्य संसार का शुद्धता से प्रत्यक्षित करने की क्षमता अधिक होती है वह उच्च होगा, मतलब बालक का स्तर पूछा है कि वह कौन से स्तर पे जो है वो उच्च होगा। वह बालक दृश्य संसार की शुद्धता से प्रत्यक्षित करने की क्षमता अधिक होती है, उसका उच्च होगा, मतलब उसकी कौन सी चीज़ जो है वो किस लेवल में वो अपना जो है वो उच्च प्रखर होगा। तो इसका जो है वो
ऑप्शन से सही है। स्थानिक जो बुद्धि है, ठीक है, जैसे मतलब हर जगह पर आना जाना पसंद करता है तो उसका जो स्थानिक बुद्धि है वो उच्च होगी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेवल फर्स्ट। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो विभिन्न संवेगों की पहचान तथा महसूस करने और संवेगों पर नियंत्रण की उच्च योग्यता रखता है, उसका उच्च होगा। मतलब लैंग्वेज बदल बदल के दे रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति जो संवेगों की पहचान, महसूस करना, संवेगों को नियंत्रित करने की योग्यता रखता है, तो उसमें पूछा है, तो उसका मतलब जो है वो आईक्यू लेवल जो है वो उच्च होता है, जो मतलब अपने संवेगों पर नियंत्रण कर लेता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पीटीआई और लेवल 2, आप दोनों बैच के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के 20वें क्वेश्चन की अपने बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है? क्रिया निष्पादन, ठीक है, बुद्धि परीक्षण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए घन का निर्माण, ऑप्शन बी ब्लॉक को छेद में फिट करना, चित्रों के टुकड़ों को जोड़ना। इसका जो आपका सही है वो है ऑप्शन द, सरल गणित समस्याएं हल करना। क्वेश्चन इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट, ठीक है, सभी के लिए है, तीनों क्लासों के लिए, पीटीआई के लिए भी है, रीट L1 और L2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वह है, मतलब जिनको अपने भगोड़ा बोलते हैं स्कूल के अंदर, वो बालक प्रतिदिन अपनी कक्षा से भाग जाता है, तो उसका मतलब क्या है, कौन सा है? सामान्य बालक है, समस्यात्मक बालक है, पिछड़ा बालक है, विकलांग बालक है? ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो भाग ही नहीं सकता, इन दोनों में से हो सकता है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ब, समस्यात्मक बालक। पीछे भी ये सीटेट के अंदर 2 बार पूछा जा चुका है प्रश्न, तो ये क्वेश्चन जो है वो रीट के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। मौलिक गुण पाया जाता है, मतलब जो मौलिकता का गुण है वो कौन से बालकों में पाया जाता है? तो सृजनशील बालकों के अंदर जो है वो मौलिकता का गुण पाया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट बालक का अर्थ है, विशिष्ट बालक का अर्थ है, तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन द, ऑप्शन द इसका सही उत्तर है। सामान्य बालकों की अपेक्षा कम या अधिक गुण वाला बालक, मतलब विशिष्ट बालक के अंदर क्या है कि जो सामान्य स्तर के बालक है, सामान्य स्तर के बालकों में, सामान्य स्तर के जो बालक है उनसे कम या अधिक गुण वाला बालक जो है वो विशिष्ट बालक की श्रेणी में आता है। एक भाई ये टाइपिस्ट वाले सुन लो कि जो आप जब टाइप करते हो तो इस तरीके का कलर मत लगाया करो। अब जैसे या तो इसको आप ब्लैक कलर के अंदर रखते तो ये यहाँ पे पूरा ध्यान से दिख जाए, ठीक है। तो काफ़ी प्रश्नों में इस तरीके से दिक्कत आ रही है बच्चे को, तो इसको सही करके और टेलीग्राम का जो पेज है उस पर डाल देना। तो चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। मंदबुद्धि बालक की विशेषताएं हैं, मंदबुद्धि बालक की विशेषताएं हैं, तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी। मंदबुद्धि बालक के अंदर जो है वो सीखने की गति धीमी होती है,
जीवन में निराशा का अनुभव होता है, समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति होती है, सर्वाधिक यह पाया जाता है। उसके बाद में सीखने की गति भी धीमी होती है, निराशा का अनुभव करता रहता है क्योंकि उसकी सीखने की गति नहीं होगी तो जो सीखने वाला बालक है उसके प्रति उसमें निराशा उत्पन्न होगी। पर्सन L2 L1 मतलब जो 3rd ग्रेड की आपकी भर्ती है उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये पर्सन। ठीक है, चलिए अगले पर्सन पे बात करते हैं। प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं। पहले उसने पूछा किसकी, मंदबुद्धि की। पहले उसने मंदबुद्धि की पूछ लिया, दूसरे एग्ज़ाम में उसने क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया और उसने प्रतिभाशाली बालक का पूछ लिया। तो इसमें जो आपका सही है वो उपरोक्त सभी। इसमें जो है वो आपका किस तरीके का रहेगा, मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता होती है उसमें। ठीक है, दैनिक कार्यों में विभिन्नता रखता है वो बालक, पाठ्य विषयों के अंदर जो है वो अत्यधिक रुचि रखता है, मतलब पढ़ने वाले जो विषय उनके अंदर अत्यधिक रुचि रखता है। तो इसका जो है वो उपरोक्त सभी सही होगा। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार सीटेट में रिपीट हो चुका है, उसके अलावा अपने जो आरटेट की परीक्षा थी उसके अंदर भी रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रतिभाशाली व विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक में किस आधार पर अंतर किया जाता है। मतलब जो सामान्य प्रतिभाशाली बालक है, ठीक है, और विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक है, उनमें अंतर किस आधार पे किया जाता है। तो उनकी जो विशिष्ट योग्यता होती है उसके आधार पे जो है वो अंतर किया जाता है। बी ऑप्शन सही है। उसके बाद में अगला प्रश्न, बाल अपराध की परिभाषा। बाल अपराध की परिभाषा किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में की जाती है जो किसी वयस्क के द्वारा किए जाने पर अपराध होता है। ठीक है, ये बाल अपराध की परिभाषा है। और अगर कांस्टेबल वाला बच्चा भी कोई ये क्लास देख रहा है तो उसमें जो बाल अपराध का विषय लगता है उसके अंदर ये चीज़ पूछी जा सकती है। तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसका जो कथन किससे संबंधित है ये पूछा गया है, इसका जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन द है, केस स्टडी। केस स्टडी के साथ जो है वो संबंध रखता है यह कथन। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से बाल अपराध का प्रकार है। पहले बाल अपराध का कथन दे दिया, ठीक है, उसके बाद में ये पूछ रहा है कि बाल अपराध का प्रकार है, यौन अपराध, चुनौती देने की प्रवृत्ति, धूम्रपान। तो ये सभी जो है वो बाल अपराध के प्रकार है। प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो चुका है तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है आपका वो है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध के उपचार की विधि नहीं है। आप एक बात मान के चलो कि बाल अपराध पे हमने इतने क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है, इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके लिए पेपर में अलग अलग तरीके से आपको मिल जाएंगे। पहले आपको बाल अपराध का कथन दे दिया, उसके बाद में कौन सा बाल अपराध है वो पूछ लिया, उसके बाद में अब आपको बाल अपराध के उपचार की विधि पूछ रहा है तो कारावास जो है वो इसकी विधि नहीं है, ऑप्शन सी जो है वो सही है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या कौन सी है। जो विकलांग बच्चे होते हैं वो समायोजन करने में, किसी दूसरे के साथ समायोजन करने में जो है वो थोड़ा सा समस्या होती है, तो वो इनकी महत्वपूर्ण समस्या जो है वो
मानी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में क्या पूछता है आपसे, एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है। एक किशोर है, उसके शारीरिक विकास का मूल्यांकन करना है। किस तरीके से मूल्यांकन किया जाता है, तो वो उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है। किशोरावस्था में क्या चीज़ सर्वाधिक पाई जाती है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। आत्मगौरव की जो विशेषता है वो किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है। रचनात्मकता भी किशोरावस्था में है, सामाजिक प्रवृत्ति भी है, आत्म चेतना भी है, मगर जो मुख्य विशेषता है वो आत्मगौरव है। प्रश्न इम्पोर्टेंट है, लेवल 1। अगला प्रश्न, स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। मतलब जो बच्चों में भाषा का विकास होता है वो किस चीज़ का परिणाम है, किसके अकॉर्डिंग, स्किनर के अकॉर्डिंग। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन ब है। अनुकरण तथा पुनर्बलन जो है वो बच्चों की भाषा का जो विकास होता है उसका परिणाम है। किसके अकॉर्डिंग, स्किनर के अकॉर्डिंग। लेवल 2। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है। सामान्य सा प्रश्न है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। प्रौढ़ावस्था के बाद में जो है वो मनुष्य के शरीर की हड्डियों की संख्या जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। किशोर में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है, निम्नलिखित में से कौन सा है। मतलब जो किशोर है उसमें सामाजिक विकास होता है, तो सामाजिक विकास पे जिस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है वो कौन सी चीज़ है। असुरक्षा। असुरक्षा के ऊपर जो है वो सामाजिक विकास का प्रभाव, असुरक्षा का जो प्रभाव है वो सामाजिक विकास पर नहीं पड़ता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपके लिए, सकी शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि किस वजह से होती है, तो शरीर का गत्यात्मक व शारीरिक विकास के कारण जो है वो शरीर के आकार में वृद्धि होती है। इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन ए सही है। स्नायुमंडल जो है वो शारीरिक विकास का क्षेत्र है। L1। अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करने वाला कारक है। ऑप्शन बी। खोज जो है वो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। L2 एंड ग्रेड 2 PTI, सेकंड ग्रेड PTI और लेवल 2 इनके लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। उसके बाद में अगला प्रश्न, वुडवर्थ के अनुसार सीखना है। वुडवर्थ के अनुसार सीखना है। व्यवहार में परिमार्जन, नवीन ज्ञान प्राप्त करना, व्यवहार में परिवर्तन, विकास का प्रकार। तो इसमें जो आपका है वो ऑप्शन द सही है। अरे भाई ये देखो कितनी समस्या आ रही है, अब इसका पता ही नहीं लग रहा आपने क्या लिखा है। कल से अगर वाटर मार्क लगाना है तो आप दूसरा लगा देना, ठीक है। इस तरीके का वाटर मार्क मत लगाना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सामान्य सीखने की विधि नहीं है। सामान्यतः सीखने की विधि कौन सी नहीं है सामूहिक रूप से, तो ट्रैक्शन जो है वो सीखने की सामूहिक विधि नहीं है। इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अधिगम की प्रक्रिया का पक्ष नहीं है। अधिगम क्रिया का पक्ष
नहीं है, मतलब दबाव के द्वारा जो है वो अधिगम क्रिया नहीं हो सकती, इसलिए ये अधिगम क्रिया का पक्ष नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके इतने पेपर होने हैं, किसी न किसी पेपर में इनमें से अगर आपको क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप हमें ज़रूर बताना, क्योंकि हम आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं तो अवश्य आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ये इनके सिद्धांत दिए गए हैं, मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन ब है वो सही है, जॉन डीवी जो है वो संरचनावाद से संबंधित नहीं है, ये ऑप्शन आपका सही है। इसके अलावा व्यवहारवाद वाटसन ने दिया था, संज्ञानवाद प्याजे ने दिया था, और मैक्स द्रिमल के द्वारा गेस्टाल्टवाद दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, संबंधवाद का सिद्धांत जो है वो कौन सा बंध है। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उद्दीपन प्रतिक्रिया का जो है वो संबंध किससे है, संबंधवाद का सिद्धांत है उसके बंध से है, उद्दीपन प्रतिक्रिया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये करेक्शन करवा के हम PDF टेलीग्राम पे डाल देंगे, ताकि आपको ये इस तरीके से मतलब देखने में समस्या ना आए। अगला प्रश्न है आपका, अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है। अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है। तो इसका आपका सही उत्तर है समस्या समाधान अधिगम जो है वो अध्ययन का उच्चतम स्तर है समस्या समाधान अधिगम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, वाटसन द्वारा लिखित वह वर्ष 1925 में प्रकाशित पुस्तक है। मतलब ये देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बने रहे हैं, वाटसन के द्वारा लिखी गई है, आपसे लेखक का नाम पूछ सकता है, किस वर्ष में लिखी गई है वो भी पूछ सकता है, कौन सी पुस्तक लिखी गई है वो भी पूछ सकता है। तो व्यवहारवाद नामक जो पुस्तक है वो वाटसन के द्वारा लिखी गई है, 1925 में लिखी गई है। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है। मतलब अधिगम किसके बिना संभव नहीं है। तो जब तक बालक को अभिप्रेरणा नहीं मिलेगी, जब तक बालक मोटिवेट नहीं होगा तब तक उसका अधिगम नहीं होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सीखने के वक्र है। सीखने का वक्र क्या है। तो इसमें जो है वो सीखने का वक्र है वो सीखने की प्रगति, मतलब जो सीखने का आपका लेवल पता लगता है कि आपने कितना सीखा है, किस तरीके से सीखा है, उस चीज़ की जो जानकारी है वो सीखने के वक्र के द्वारा अपने को पता लगती है। तो सीखने की प्रगति के जो सूचक है वो कौन है, सीखने के वक्र है। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियाँ बताई है। मतलब गेने के द्वारा अधिगम की कितनी परिस्थितियाँ बताई गई है। तो 8 परिस्थितियाँ बताई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपका, श्रृंखला अधिगम संबंधित है। श्रृंखला अधिगम जो है वो किससे संबंधित है। तो गेने से, रॉबर्ट गेने से जो है वो संबंधित है श्रृंखला अधिगम। L2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। कंकाल आयु सही नहीं है, क्योंकि ये फिज़िकल एजुकेशन के अकॉर्डिंग तो सही है, मगर जो साइकोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। संज्ञानात्मक विकास का आपने पीछे भी 2 बार पढ़ के आ चुके हैं कि संज्ञानात्मक विकास के बारे में आपको कक्षा में भी अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि प्याजे जो है उन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य किया था। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं होता। अधिगम स्थानांतरण आपको पता है 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक होता है, एक
ऋणात्मक होता है। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ये दो तरह का जो है वो अधिगम का स्थानांतरण होता है। तो इसमें जो सहायक नहीं है वो कौन सा है? तथ्यों की विशुद्धता जो है वो अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, विलुप्त होना परिणाम है। मतलब कोई भी अपने सिस्टम होता है, ठीक है, जब अधिगम होता है तो उसके अंदर विलुप्त होती है, मतलब बालक भूलने लग जाता है, बालक को याद नहीं आता, या लर्नर को कोई भी चीज़ याद नहीं आती तो वो किस तरीके से होता है, उसको जब पुनर्वलन नहीं मिलेगा तो वो विलुप्त होने लग जाता है। वो उस चीज़ के बारे में प्रयास करना छोड़ देता है, बार बार अभ्यास करना छोड़ देता है। तो पुनर्वलन का जो अभाव है वो विलुप्त होने का परिणाम है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका जो है वो अल्बर्ट बंटूरक के द्वारा परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। इम्पोर्टेंट है लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्देश्य के संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य के संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है? तो इसका जो है वो ऑप्शन बी सही है। अनुवाद करना जो है वो उद्देश्य के संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, संवेग का शाब्दिक अर्थ है। संवेग का शाब्दिक अर्थ जो है वो उत्तेजना व भावों में उथल पुथल होना जो है वो संवेग का शाब्दिक अर्थ है। मतलब अपने जो सामान्य शब्दों की बात करें वो उत्तेजना व भावों की उथल पुथल होना क्या होता है? संवेग होता है। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत किससे संबंधित है? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन पीटीए के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका जो सही उत्तर है वो ये है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत जो है वो खेल से संबंधित है। ठीक है, जो आपकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग लोड के दौरान जो वो है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत काम करता है। तो ये पीटीआई सेकंड ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये निम्नांकित में से खेल पर आधारित विधि है। खेल पर आधारित विधि पूछी है, कौन सी है? तो किंडरगार्टन जो विधि है वो खेल आधारित विधि है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, लेमार्क ने अध्ययन किस पे किया है? तो लेमार्क के द्वारा जो है वो वंशानुक्रम का अध्ययन किया गया। ऑप्शन से जो है वो सही है। हेरिडिटी का जो अध्ययन है वो लेमार्क के द्वारा किया गया है। उसके बाद में आज का अंतिम क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो है वो स्टैनले हॉल के द्वारा दिया गया है। लेवल 2 और पीटीआई, क्योंकि पुनरावृत्ति पीटीआई के अंदर भी होती है और पुनरावृत्ति सेकंड लेवल के अंदर भी महत्वपूर्ण होती है। तो अभी तक जिन दोस्तों ने हमारे इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो आपको बता दें कि इसका जो पीडीएफ है वो इस लिंक के ऊपर अपलोड किया जाएगा। जिसको भी पीडीएफ चाहिए निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। और इस पर जीके के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो एमसीक्यू है वो तैयार की गई है। जो अपने पास अभी इतना टाइम नहीं है कि आपके लिए यूट्यूब की क्लास लगाई जाए। आपको डायरेक्ट वो पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम के पेज पे डाल दी जाएगी। तो वहाँ से आप इस लिंक को ज्वाइन करके और टेलीग्राम से वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल देंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।